इसलिए वो पैसे वाला था। वहीं आदित्य एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था। खैर, मुंह दिखाई की रस्म होने के बाद आज राधिका की पहली रसोई थी। राधिका बहू, तू थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। तभी राधिका की जेठानी ने बोला, सासू माँ ये क्या कर रही हो, अगली रस्म भूल गई आप? हाँ बहू, हमें पता है कि आज पहली रसोई है, लेकिन इतनी सारी रस्में होने के बाद बहू थक गई होगी। हाँ बहू, हमें पता है कि आज पहली रसोई है, लेकिन इतनी सारी रस्में होने के बाद बहू थक गई होगी। तभी अचानक राधिका ने कहा, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं जल्दी से रसोई की रस्म भी निभा लेती हूँ, फिर एक साथ आराम कर लूंगी। थोड़ी देर बाद खाने की टेबल पर घर के सारे सदस्य इकट्ठे हो गए। ये क्या जहर बना दिया राधिका? किचन में कद्दू थे, पालक थी, तुरई थी, मछली थी, चिकन था, मटन था, वो सब छोड़कर तूने मिर्ची का सालन बना दिया। हाँ बहू, हमने तो सोचा था तेरे हाथों के कुछ अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। अरे रहने दीजिए सासू माँ, ये गांव की गरीब है, इसे इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं होगा। अरे अब जो बन गया है जल्दी से खा लेते हैं, वैसे भी हम बहुत थक चुके हैं। राधिका की जेठानी ने उसे बहुत ताने मारे, लेकिन वो बेचारी गांव की सीधी सादी लड़की थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। सुबह उठते ही राधिका ने जल्दी जल्दी सभी के लिए चाय नाश्ता बना दिया। इतनी जल्दी चाय तो हमें आज पहली बार मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने, वरना हर रोज 10-11 बजे के पहले तो हमें कभी चाय मिली ही नहीं। राधिका की तारीफ सुनकर उसकी जेठानी को उससे जलन हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। राधिका अपने सास ससुर का हर काम बिना कहे कर देती थी। उसके सास ससुर हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे। उसकी जेठानी को उससे बहुत जलन होने लगी। फिर एक दिन इस राधिका की बच्ची की कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। उसकी जेठानी ने अपने खुद के गहने चुपके से राधिका की अलमारी में छुपा दिए और अपने कमरे में आकर सो गई। अगली सुबह उसने हंगामा खड़ा कर दिया, मेरे लाखों के गहने चोरी हो गए, पता नहीं कौन चोर है। अरे इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कूल हो जाओ। घर का दरवाजा तो बंद था, तो तुम्हारे गहने आखिर गए कहाँ? मुझे इस पूरे घर की तलाशी लेनी होगी। उसकी जेठानी जानबूझकर पहले तो अपने कमरे में ही तलाशी लेने लगी, उसके बाद अपने सास ससुर के कमरे में, और सबसे आखिर में उसने राधिका के कमरे की तलाशी ली। उसने जैसी अलमारी खोली, सारे गहने राधिका की अलमारी में ही रखे थे। पूरा घर ये देखकर दंग रह गया। भाभी, मुझे नहीं पता ये गहने मेरे कमरे में कैसे आए। राधिका, हमने तो तुझे अपनी बेटी मान लिया था, लेकिन तूने ऐसी हरकत कर दी। तूने हमारे दिल के साथ खिलवाड़ किया है। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, निकल जा इस घर से। मेरी बीवी से कुछ भी गलती हो सकती है, लेकिन वो इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकती। अगर राधिका इस घर से जाएगी तो मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। राधिका अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके पति आदित्य ने उसका साथ दिया, इसलिए वो थोड़ी मजबूत हुई। दोनों ही घर छोड़कर चले गए और गांव से कहीं दूर सन्नाटे में एक झोपड़पट्टी बनाकर रहने लगे। आदित्य ने झोपड़पट्टी के बाहर ही सब्जियों की खेती, हरी मिर्च, धनिया की खेती भी शुरू कर दी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो बहुत महंगी महंगी फसलें उगा सके। आदित्य, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे लिए बस यही बहुत बड़ी बात है। राधिका ने हरी मिर्च का सालन बनाया, जो आदित्य को बहुत पसंद आया। राधिका, मैं घर वालों की वजह से उस दिन कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे हाथों की हरी मिर्ची का सालन ना बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं गरीब घर की लड़की हूँ। बचपन में कई बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, तब हम हरी मिर्च का सालन बनाकर ही खाते थे। राधिका, क्यों ना हम मिर्ची का सालन बनाकर अपनी झोपड़पट्टी के बाहर बेचें? मैं तो अब हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। हम कल से ही शुरू कर देते हैं, इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। अब आदित्य दिन भर नौकरी करता और शाम को जब घर वापस आ जाता तो 6 से रात 10 बजे तक हरी मिर्च का सालन बेचता था। लोगों को मिर्ची का सालन बहुत पसंद भी आने लगा। ऐसे ही दोनों अपनी जिंदगी बिताने लगे और कुछ ही महीनों बाद राधिका गर्भवती हो गई। राधिका, अब तुम कोई काम नहीं करोगी। इतने महीनों में मैं भी हरी मिर्ची का सालन बनाना सीख गया हूँ, तो सारा काम मैं कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ राधिका की जेठानी भी गर्भवती हो गई। एक रात उसने अपने पति विक्रम से कहा, विक्रम, इस घर को सिर्फ तुम ही अकेले चलाते हो। अब हमारी संतान भी आने वाली है, उसकी पढ़ाई लिखाई का, कपड़ों का, खाने पीने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तुम्हारे पिताजी तो कुछ करते नहीं है, इतना सब कुछ आप अकेले कैसे संभालेंगे? मैं भी तुमसे कई महीनों से ये बात कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे ही गलत समझ बैठोगी। मैं कल ही माँ बाप से बात करता हूँ। अगले दिन, माँ, पिताजी, हमारे घर एक नई संतान आने वाली है। इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मैं अब आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप लोग जो है अपना कहीं और देख लीजिए। उनके माँ बाप को उसकी बातों का पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई का सामना तो करना ही था। दोनों ने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा और अपना सामान लेकर घर के बाहर निकल गए।
उसकी सास की आंखों में आंसू थे। जब ये दोनों मिलकर हमें घर से बाहर निकाल सकते हैं तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि राधिका बेटी के साथ भी इन दोनों ने ही कुछ किया होगा। वो बेचारी चोरी कर ही नहीं सकती। हम भी उनकी बातों में आ गए। अब तो हम अपने छोटे बेटे के घर भी नहीं जा सकते। तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा दिल भी ये मानने को तैयार नहीं था कि राधिका बिटिया चोरी कर सकती है। हम उनके घर बिल्कुल नहीं जा सकते, और वैसे भी वो कहाँ है हमें नहीं पता। अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी चलते चलते बहुत दूर निकल गए। पता नहीं हमने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में जिसकी सजा हमें मिल रही है। हमने अपनी इतनी संस्कारी बहू को घर से निकाल दिया। शायद हमें इसी पाप की सजा मिल रही है। खैर रात हो गई है, यहीं फुटपाथ पर हमें रात बितानी पड़ेगी। दोनों उस रात बिना खाए पिए फुटपाथ पर ही सो गए। लगभग एक हफ्ते भूखे रहने के बाद दोनों ही अचानक बीमार पड़ गए। फिर एक रोज जब आदित्य अपने काम से शाम को लौट रहा था, तभी उसने रास्ते में अपने माता पिता को बीमार हालत में फुटपाथ पर लेटा हुआ पाया। वो भागकर अपने माता पिता के पास गया। अरे माँ, बाबूजी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये क्या हालत बना रखी है आप दोनों ने? उसके पिता ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। जरूर भाभी ने ही भैया के कान भरे होंगे। उन्होंने ही राधिका को गलत इल्जाम में फंसाया था। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, हम दोनों ने ही तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था, और शायद हमें इसी बात की सजा मिल रही है। हमें हमारे हालात पर छोड़ दो, और शायद यही हमारी सजा है। माँ, फालतू की बातें बंद कीजिए और चुपचाप मेरे साथ चलिए। मैं इतना नालायक बेटा नहीं हूँ। भले ही कम कमाता हूँ, पर दिल है मेरे पास। आदित्य अपने माँ बाप को लेकर अपनी झोपड़पट्टी में चला गया। अगले दिन आदित्य गुस्से में जबरदस्ती एक वकील को लेकर राधिका और अपने माँ बाप के साथ अपने असली